रात को मेरे ससुर के कमरे से चीखों की आवाजें आती थी। मेरी सास कब की मर चुकी थी। ससुर का राज जानने के लिए एक रात में उनके कमरे में छुप गई। फिर ससुर ने जो किया, तौबा तौबा। जब मैंने पहली बार वो दिल दहला देने वाली चीखों की आवाजें सुनी तो मैं पूरी तरह घबरा गई थी। मैं गहरी नींद से हड़बड़ा कर उठ बैठी थी और चीखने चिल्लाने की आवाजें पूरी हवेली में गूंज रही थी। उस समय चारों ओर सुन सन्नाटा था। मेरे कमरे में बहुत अंधेरा था। मैंने हाथ से टटोल कर साइड टेबल का लैंप जलाया। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 2 बज रहे थे और चीखों की पुकार गूंज रही थी। मैं हैरान थी कि मेरे बगल में लेटे मेरे पति विराट अब भी गहरी नींद में सोए हुए थे। इतने शोर में उन्हें नींद कैसे आ सकती थी। कल ही तो मैं विराट की दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। मेरी शादी बड़ी धूमधाम से विराट से हुई थी। मैं बहुत अमीर खानदान की बहू बनी थी। मैं भी एक अमीर खानदान से थी। मेरे ससुर बहुत देख रेख वाले इंसान थे। मैं उनकी व्यवहार को अच्छी तरह जानती थी। मेरी विराट से मोहब्बत की शादी थी। हमने एक दूसरे को शादी में पसंद किया था और वहीं से फोन से बात करना शुरू हो गया। हम दोनों ही अमीर खानदान से थे, इसलिए किसी को भी इस रिश्ते पर ऐतराज नहीं हुआ। मेरी शादी की पहली रात थी और उसी रात मैंने ये शोर सुना था। एक लड़की के चीखों की आवाजें थीं, जैसे वे अपनी मदद के लिए किसी को पुकार रही हो। पहले तो मैंने सोचा कि कमरे से बाहर जाकर देखूं कि आवाजें किसकी हैं। कौन है जो इस वक्त इस तरह तेज आवाज से चिल्ला रहा है। मैं एक दिन की दुल्हन थी, यूं कैसे मुंह उठाकर कमरे से बाहर निकल सकती हूँ। आधा घंटा वह आवाजें गूंजती रही, उसके बाद शांति छा गई। मुझे विराट की नींद देखकर हैरत हो रही थी। वह इतने शोर में कैसे सो सकता था। लेकिन कुछ देर बाद आवाजें आनी ऐसी बंद हो गई थी जैसे कभी शोर ही ना हुआ हो। मैं दोबारा से लेट गई और अब मेरी आंखों से नींद कोसों दूर जा चुकी थी। मेरा दिमाग बार बार उस चिल्लाने वाली लड़की की तरफ जा रहा था। कौन थी वो और वो ऐसे क्यों चिल्ला रही थी और उसकी आवाज पर सब लोग क्यों खामोश थे, वरना एक हलचल सी मच जानी चाहिए थी। फिर मुझे कुछ डर सा महसूस होने लगा था, क्योंकि जहाँ ये हवेली बनी हुई थी वहाँ आसपास केवल जंगल थे। गांव तो 3-4 मील दूर था। मैं कुछ दिनों के लिए गांव आई थी, क्योंकि मुझे रहना शहर में ही था। शादी से पहले मेरी ये बात तय हुई थी और शहर में भी इन लोगों का बंगला बहुत खूबसूरत बना हुआ था और हवेली तो इतनी बड़ी थी कि ना जाने कितने कमरे बने हुए थे। यहाँ का बगीचा बहुत बड़ा बना हुआ था। मुझे तो इस हवेली में घुसते ही किसी महल जैसा लगने लगा था। मैंने बस थोड़ी सी नजर डाली थी, लेकिन यहाँ की अमीरी देखकर मेरी आंखें चौंधिया गई थी। मेरा कमरा फूलों और कैंडल से सजाया गया था। मैं खुद पर जितना भी गुरूर करती उतना ही कम था। हम दोनों को देखकर सब चांद सूरज की जोड़ी कहते थे, मगर आज की रात जो कुछ मैंने सुना था, मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया था। ना जाने कब सोचते सोचते मैं फिर से नींद की वादियों में खो चुकी थी। सुबह विराट प्यारी सी मुस्कान लिए मुझे जगा रहा था। कहने लगा, उठ जाइए मैडम जी, ये शहर नहीं है जो आराम से तनकर सोती रहोगी। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली तो वो उठ चुका था। विराट बिस्तर से उठ के अपने कपड़े निकाल रहा था। मुझसे कहने लगा, तुम्हारे कपड़े ड्रेसिंग रूम में हैं, वहीं पहनना है। वह मुझसे कहकर वॉशरूम में चला गया। मैं आराम से उठकर बैठ गई। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि रात वाली बात शायद मेरा कोई वहम या बहाना था। मैं वही बात सोचते सोचते ड्रेसिंग रूम में चली गई, जो मेरे ही कमरे में बना हुआ था। इतना भारी भरकम जोड़ा देखकर मेरी आंखें फटी रह गईं। मैंने फ्रेश होने के बाद बहुत ही मुश्किल से उस कपड़े को पहना था। विराट कमरे से जा चुका था तो कुछ लड़कियां मुझसे पूछकर मेरे कमरे में आईं और मुझे जेवरात पहनाने लगी, तैयार करने लगी। जब मैं आज सच धज कर बाहर गई तो मेरे ससुर सामने सोफे पर बैठे थे। उन्होंने मुझे देखा और मुस्कुराने लगे। फिर मेरे पास आए और मुझ पर कई हजार के नोटों की बारिश करके मेरा स्वागत किया। फिर मुझे बाहर ले गए, जहां गांव की औरतें मुझे देखने के लिए मेरा इंतजार कर रही थी। गर्मी और धूप में ना जाने कब से वे मेरी एक झलक देखने के लिए बैठी हुई थी। मेरे ससुर कहने लगे, ये हमारे घर की नई मालकिन है, विराट की बीवी। सभी औरत ही मुझे नमस्ते करने लगी। मैं थोड़ी देर से ज्यादा वहां रुक नहीं पाई, क्योंकि तेज धूप ने मेरी हालत खराब कर दी थी।
जल्दी जल्दी मैं अंदर गई और अपने कमरे में एसी ऑन करके बैठ गई। पूरा दिन लगातार लोगों का आना जाना लगा रहा। विराट से मेरी मुलाकात बस रात को हुई थी, वरना वे पूरा दिन मर्दों के साथ ही रहे थे। गांव की कुछ और ही रस्मों रिवाज होते हैं। पति पत्नी आपस में कम वक्त और दूसरों के साथ ज्यादा वक्त गुजारते हैं। यही मेरे साथ भी हुआ था। रात तक मैं थकान से चूर हो चुकी थी, इसलिए लेटते ही मुझे नींद आ गई और विराट मुझे कहने लगा कि गांव के माहौल से तुम परेशान हो गई हो। वो मुझे प्यार से देखे। फिर मैंने आंखें खोली और थोड़ा सा मुस्कुरा दी। मैंने कहा, विराट बस जल्दी से शहर वापस जाने का सोचो, मुझे ऐसे माहौल की आदत नहीं है। मेरी बात पर ना जाने क्यों विराट की मुस्कुराहट गायब हो गई थी। फिर वह बेड पर टेक लगाकर बैठ गया। कहने लगा, अभी तो ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। मैंने नींद में होते हुए भी इस बात पर आंखें खोलकर उससे घूरने लगी। विराट, मैं गांव में 2 दिन से ज्यादा नहीं रह सकती। ये तुम अच्छी तरह जानते हो। मुझे घुटन होती है यहाँ के पहनावे से, रहन सहन से। अजीब घुटन सा माहौल है यहाँ का। मैं नहीं रह सकती। मेरी बात सुनकर वह किसी गहरी सोच में चला गया। उसने सिगरेट निकाली और लाइटर से जलाकर पीने लगा। मैं नींद में चूर थी, इसलिए मैं सो गई। रात को फिर से मेरी आंख उसी शोर से खुली थी। वही एक लड़की के चीखों पुकार, अपने बचाव के लिए मदद मांगती हुई। मैं तुरंत उठ बैठी और विराट को भी जगा दिया। वो मुझे नींद में देखने लगा। मैंने कहा, विराट, किसी के चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। मेरी बात पर विराट ने नजरें चुराई और कहने लगा, कैसी आवाजें? मुझे यहाँ कोई आवाज नहीं आ रही। मैं उसकी यह बात सुनकर हैरान रह गई थी। ये कैसे मुमकिन था? मुझे तो लड़की के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, लेकिन विराट को नहीं आ रही हैं। मैंने हैरत से विराट की तरफ देखा। मैंने कहा, ये लड़की की आवाजें तुम्हें सुनाई नहीं दे रही हैं? वो कहने लगा, नहीं, मुझे कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। मुझे नींद आ रही है, मुझे डिस्टर्ब मत करो। यह कहकर वे फिर से सो चुका था और मेरा डर के मारे बुरा हाल था। क्या यह आवाजें सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही थी? इसका मतलब कोई भूत प्रेत? ये सोचकर मैं तो कांपने लगी थी। डर की वजह से मैं विराट से चिपक के लेट गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब तो मुझे इस हवेली में एक दिन भी नहीं रुकना था। मुझे तो भूतों से बहुत डर लगता था। अगली सुबह ही मैंने विराट से शहर जाने की करना शुरू कर दी। मैंने कहा, मुझे वापस शहर जाना है। मुझे डर महसूस हो रहा है। मुझे 2 दिन से यहाँ चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही हैं, जैसे कोई लड़की मदद के लिए पुकार रही हो। मैं यहाँ नहीं रह सकती। डर की वजह से ऐसा लग रहा था जैसे मैं अभी रो दूंगी। और विराट मुझे ध्यान से देख रहा था। वो बार बार नजरें चुरा रहा था। मुझसे कहने लगा, बरसों से इस हवेली में ऐसे ही साए हैं। किसी को ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं जैसे तुम्हें दे रही हैं, लेकिन उन साए ने कभी भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाया। वरना क्या मेरी भाभियां यहाँ रह सकती थी? मुझे विराट की किसी भी बात से चैन नहीं मिल रहा था। मुझे बस शहर जाने का इंतजार था। सुबह नाश्ते के वक्त मेरे ससुर ने विराट से पूछा था कि तुम शहर कब जा रहे हो। यह सुनकर विराट का चाय का कप हाथ में ही रह गया था, लेकिन मैं दिल ही दिल में खुश थी कि किसी को तो हमें गांव से शहर भेजने का ख्याल आया। विराट ने कहा, पापा, जो आपका आदेश। विराट ने बहुत ही मुश्किल से ये बात कही थी। वह अपने पिता से बहुत डरता था। ससुर कहने लगे, आज शाम तक तुम शहर जाने की तैयारी करो, वहाँ के काम देखो। मैं तो खुशी के मारे फूले नहीं समा रही थी। मैंने जल्दी से चाय खत्म की और कुर्सी पीछे खिसकाकर खड़ी हो गई तो मेरे ससुर कहने लगे, बहू, आज तुमने नाश्ता ठीक से क्यों नहीं किया? मैंने कहा, मुझे अपनी और विराट की पैकिंग भी करनी है। शाम तक जाना है तो टाइम लग जाएगा। मेरी बात सुनकर ससुर विराट को घूरने लगे और कहने लगे, तुमने बहू को ये नहीं बताया कि अब वह यहीं रहेगी? ये बात मेरे दिल पर लगी थी और मैं आश्चर्य से विराट की तरफ देख रही थी। वो कहने लगा, मैं भूल गया था पापा। मेरे ससुर फिर मुझसे कहने लगे, बेटा, तुम अब हमारी इज्जत हो और हमारे घर की औरतें हवेली से बाहर कदम नहीं रखती। तुम यहीं रहोगी, शहर सिर्फ विराट जाएगा। यह सुनकर तो मैं सुन रह गई थी कि विराट ने पहले से नहीं बताया था। उसने यही कहा था कि कुछ वक्त मुझे गांव में रहना पड़ेगा, फिर वो मुझे अपने साथ शहर लेकर जाएगा। मैं गुस्से की वजह से उठकर कमरे में चली गई। मुझे झूठ बोला गया था।
कुछ देर बाद ही विराट कमरे में आया। मैं रोने लगी। मैंने कहा, मुझे इस भूत बंगले में नहीं रहना। तुमने मुझसे कहा था हम शहर में रहेंगे। तुम अपने पापा से जाके बता दो। मेरी बात सुनकर वो मेरे पास बैठकर बहुत ही प्यार से बोला, मैं तुम्हें अभी शहर नहीं ले जा सकता। बस तुम कुछ महीने यहाँ रह लो, वैसे ही रहो जैसे यहाँ की औरतें रहती हैं। फिर मैं तुम्हें शहर लेके जाऊंगा। मैंने कहा, मैं तुम्हारे बिना यहाँ नहीं रहूंगी। रात के वक्त वो चीखों की आवाजें मेरी जान निकाल देंगी। मुझे बहुत डर लगता है। वो मुझसे कहने लगा, तुम उन चीखों पे ध्यान मत दो। वो जो भी है तुम्हें कुछ नहीं करेगी, ये मैं तुमसे वादा कर सकता हूँ। तुम बस कमरा लॉक रखना और रात को बिल्कुल भी बाहर मत निकलना। विराट की बातों ने तो मुझे बहुत ज्यादा डरा दिया था। मैंने कहा, मैं अकेली रात को इस कमरे में नहीं सो सकती। विराट कुछ देर सोचता रहा, फिर कहने लगा कि ठीक है, मैं पापा से कहकर एक नौकरानी का इंतजाम कर दूंगा। वो तुम्हारे साथ इस कमरे में सो जाया करेगी, लेकिन तुम बस ये कोशिश करना कि पापा को तुमसे कोई शिकायत ना हो। मैंने इस बात पर सर हिला दिया। विराट शाम को शहर के लिए निकल चुका था और मैं अकेली रह गई। रात को मेरे साथ एक नौकरानी मेरे कमरे में सोने लगी थी। वह जमीन पर अपना बिस्तर बिछाती थी और लेट जाती थी। रात को जब चीखों की आवाजें आती तो वो मेरी आंखें खुल जाती। मैंने महसूस किया था कि जिस वक्त चीखों की आवाजें आती थी वह नौकरानी भी करवटें बदलती रहती थी। मुझे ये शक होने लगा था कि शायद वह भी उन आवाजों को सुन सकती है। कई बार मैंने उस नौकरानी से चीखों के बारे में पूछा तो उसकी चेहरे के रंग उड़ जाते और वो डर जाती थी। फिर ना में सर हिलाने लगती और कहने लगती, मैंने ऐसी कोई आवाजें नहीं सुनी हैं। मैंने उसके डर से यह तो अंदाजा लगा लिया था कि कहानी कुछ और है, इसलिए उससे कहा कि मैं जानती हूँ कि वह आवाजें तुम्हें भी सुनाई देती हैं। मेरी बात सुनकर वह मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी, कहने लगी, इस बात का जिक्र हवेली में किसी से ना करना, वरना बहुत बुरा होगा। उस नौकरानी की बात सुनकर मुझे जानने की चाह होने लगी कि आखिर मालूम भी तो हो कि ये सारा माजरा है क्या। मैंने रात को जब वो चीखों की आवाज सुनी तो यह ठान लिया था कि सच्चाई जानने के लिए इसका पता लगाकर ही रहूंगी, क्योंकि कहीं न कहीं मुझे ये यकीन हो चुका था कि ये मामला भूत प्रेत का नहीं है। रात को चिल्लाने की आवाज सुनकर मैं उठकर खड़ी हो गई और दबे पांव अपने कमरे के दरवाजे के पास आई और धीरे से दरवाजा खोला। मुझे ये आवाजें ऊपर की मंजिल से आ रही थी। मैं धीरे से चलती हुई ऊपर चढ़ गई। वो आवाजें अब मुझे और भी नजदीक से सुनाई देने लगी थी। जब मैं उन आवाजों का पीछा करते हुए आगे बढ़ी तो सामने कमरे को देखकर मेरे होश उड़ गए। वह तो मेरा ससुर का कमरा था, जहाँ से लड़की की चीखों की आवाजें आ रही थी। मेरे चेहरे का रंग उड़ चुका था। मैं वापस नीचे आ गई और अपने कमरे में आकर अपनी बढ़ते दिल की धड़कनों पर काबू पाने लगी। विक्रम यानी कि मेरे ससुर के कमरे से वो आवाजें सुनना, मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि वो ऐसे भी हो सकते हैं। उनकी बीवी भी जिंदा नहीं थी, ना ही उन्होंने दूसरी शादी की थी। दुनिया के सामने वे कितने बड़े थे। फिर वह आवाजें मैं खुद से बात करने लगी। मेरे दिल में उनकी बहुत इज्जत थी। मैं उनके बारे में इस किस्म की सोच भी नहीं सकती थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं अपने बेड पर बैठकर रोने लगी। मेरा ससुर और औरतों के साथ? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। गांव वालों तो उनकी बहुत इज्जत करते हैं। फिर ये सब क्या था? ये उनका कौन सा रूप था जो आज मैंने अपनी आंखों से देखा था? मेरी पूरी रात जागे हुए कटी थी, क्योंकि मैं उनके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। सुबह नाश्ते पर वो उसी तरह बैठे थे। मेरी आंखें देखकर चाय पीते हुए कहने लगे, विराट ने फोन पर बात नहीं की क्या मेरी बहू से? तभी रो रो के आंखें सुजा ली हैं। उनकी बात पर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वे खुद ही मुस्कुराने लगे। फिर बोले कि विराट वहाँ बहुत बिजी है, शायद इसलिए फोन नहीं कर पाया। मैंने उनकी बात पर कोई जवाब नहीं दिया। आज तो उनकी शक्ल देखने को भी मन नहीं कर रहा था। कैसा दोगला इंसान था। दिन में नेक और रहम दिल बना रहता था, और रात को यह सोचकर ही मेरा शरीर कांपने लगा था। मैं सोच चुकी थी कि अब उनका पर्दाफाश करके ही रहूंगी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मैं अपने लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी करने जा रही हूँ। रात को जब दोबारा वही आवाजें सुनी तो मैं फिर उसी कमरे के बाहर चली गई। कमरे के हॉल से देखने लगी। वो एक 18 साल की लड़की थी। गांव की लग रही थी। उसके चेहरे से उसका दर्द साफ पता चल रहा था।
वह हाथ जोड़े अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी। लेकिन मेरे ससुर ने बड़ी बेदर्दी से उसका दुपट्टा उतारकर फेंक दिया था। मैं उससे ज्यादा नहीं देख सकती थी। मैं वापस पलट आई। कैसे भी करके मैंने वो रात काटी थी। सुबह होते ही मैंने विराट को फोन किया। मैंने कहा, तुमने मुझसे बहुत बड़ा झूठ बोला है। तुमने कहा हवेली में आत्माएं हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वो चीखें गांव की मासूम लड़कियों की हैं, जो तुम्हारे पिता की हवस का निशाना बनती हैं। मेरे मुंह में जो जो आ रहा था मैंने सब विराट से कह दिया। मेरी बात सुनकर वो गुस्से में आ गया और कहने लगा कि अपनी जबान को बंद रखना, जैसे हवेली के सभी लोग रखते हैं, वरना तुम्हें विक्रम की ताकत का अंदाजा नहीं है। जान से मार डालेंगे वो तुम्हें। मैं विराट की बात सुनकर जितना हैरान हुई उतना ही कम था। मतलब वो अपने पिता के बारे में ये सब जानता था। मैंने फोन बंद कर दिया। बुराई होता देख मैं कैसे चुप रह सकती थी। मुझे बस एक सबूत चाहिए था, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई नहीं था जो विक्रम के खिलाफ एक लफ्ज भी बोलता। इसलिए मैंने रात होने से पहले ही बीमारी का बहाना बनाया और अपना कमरा लॉक करके अपने कमरे में बंद हो गई। मैं जानती थी कि विक्रम कब ऊपर जाता है, इसलिए मैं अपनी पिछली खिड़की से बाहर निकली और पाइपलाइन के सहारे ऊपर की तरफ पहुंच गई। विक्रम के कमरे की बाहर की खिड़की उस वक्त खुली हुई थी। मैं उस खिड़की के जरिए उस कमरे में पहुंच गई और उस कमरे को किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था। मैं उसी खिड़की के पास एक कोने में छिप गई। रात 2 बजे विक्रम उस कमरे में आया और सामने सोफे पर बैठ गया। कुछ देर बाद उसका नौकर शराब की बोतल लेकर आया और सामने टेबल पर रख दी। मैंने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर दिया। कुछ देर बाद एक 17 साल की मासूम सी लड़की उस कमरे में लाई गई। वह चिल्ला रही थी, बार बार ये कह रही थी कि उसे घर वालों के पास जाना है। वह नौकर उस लड़की को कमरे के अंदर धकेल कर कमरा बंद करके चला गया। विक्रम एकदम आराम से सोफे पर बैठा उस लड़की की बेबसी का तमाशा देख रहा था। वो बहुत ज्यादा रो रही थी, दरवाजा पीट रही थी, अपने बचाव के लिए मदद मांग रही थी, जिसकी चीखों पुकार हवेली की बेजान दीवारों में गूंज रही थी। वहाँ के लोग इस जुल्म पर बिल्कुल खामोश थे। वो लड़की जब दरवाजा बजाकर थक गई तो विक्रम के पास आकर हाथ जोड़ने लगी, कहने लगी, विक्रम साहब मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारी बेटी की उम्र की हूँ, मुझ पर तरस खाओ। उसकी बात सुनकर मेरा ससुर गुस्से से उठा और उसके बाल पकड़कर कहर भरी नजरों से देखते हुए बोला, किसी नीच जात की लड़की, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे सामने जबान लड़ाए। तुझे मैं बताता हूँ कि मेरे सामने जबान चलाने वालों का मैं क्या अंजाम करता हूँ। यह कहकर उसने उस लड़की को बड़ी जोर से जमीन पर पटका था। फिर उसके पेट पर अपने पैर से मारने लगा। वह लड़की दर्द से बिलबिला उठी थी और मैं ये सब नहीं देख पा रही थी। ना जाने कैसे मैंने खुद को काबू में किया हुआ वहाँ खड़ी सब कुछ देख रही थी। फिर उस आदमी ने उस लड़की को पकड़कर बिस्तर पर पटका और अपना सिगरेट जलाकर जैसे ही उस लड़की के चेहरे पे लगाया, उस लड़की की चीख के साथ मेरी भी चीख निकल गई। विक्रम तुरंत ही वहाँ से पीछे हटा। मेरी चीख सुनकर वो समझ गया था कि कमरे में उस लड़की के अलावा कोई और भी है। इससे पहले ही वो मुंह देखता मैं उसकी खिड़की से बाहर निकल गई, लेकिन शायद वो मुझे देख चुका था। मैं कोई प्रोफेशनल जासूस तो नहीं थी, एक आम सी लड़की थी। मैं जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से नीचे उतर गई, लेकिन अपने कमरे के बजाय हवेली के पीछे चली गई। मैं वहीं जाकर छुप गई। मुझे पूरी हवेली में एक हलचल सी महसूस हो रही थी। बहुत से कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं एक घनी झाड़ी में छुप गई। बहुत से नौकर टॉर्च जलाकर मुझे ढूंढ रहे थे। मैं तो सांस लेना ही भूल गई थी। मुझे डर था कि अब मैं पकड़ी जाऊंगी। कुछ देर बाद वो नौकर वहां से चले गए। उनके जाते ही मैंने सुकून की सांस ली। मैंने एक ऐसे पेड़ पर चढ़ने लगी जो इस हवेली के दीवार से चिपका हुआ था। उस पेड़ पर चढ़कर मैंने दीवार के दूसरी तरफ देखा तो वो एक घना जंगल था। मैं वहां कूद गई थी। मैं नहीं जानती थी कि मैं उस जंगल को पार करने के बाद कहां पहुंचूंगी, लेकिन मैं लगातार भाग रही थी। सुबह तक मैं भागती रही। जैसे ही हल्की हल्की रोशनी हुई मैं सड़क पर पहुंच चुकी थी। उसी वक्त बस शहर जाने के लिए वहां से गुजर रही थी। मैं उस बस में बैठ गई। पूरी रास्ते भर मैंने अपना चेहरा दुपट्टे से छुपाए रखा था। शहर पहुंचते ही मैंने अपने पापा के दोस्त जो कि डीआईजी थे उन्हें वो वीडियो दिखा दी। मेरी वजह से उस गांव में उस घिनौने खेल का किस्सा खत्म हुआ था।
विक्रम के साथ साथ विराट भी पकड़ा गया था। वो लोग गांव की कम उम्र लड़कियों के साथ गलत करके उसे दूसरे देश में भेजते थे। मैंने विराट से डिवोर्स ले ली थी क्योंकि मैं ऐसे शख्स के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती थी। मुझे खुशी थी कि मेरी वजह से बहुत सी लड़कियां बच चुकी थी। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। प्लीज अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।